वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्शन सिंड्रोम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, कैसे हमारे स्टेरॉइड्स एक्ट करते हैं, कैसे नसेड्स एक्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं किस प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या एक्शन है। और ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपकी ICMR और गेट के लिए स्पेशली, और जो आपके PG एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे आपके वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, JNU के हो या फिर BHU का हो, वहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैंने इस वीडियो में ड्रग्स को इंक्लूड करा है। जो आपका पोर्शन कवर नहीं होता था ड्रग्स को लेकर, वो पोर्शन मैंने कवर करा है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दैट वीडियो कि ड्रग्स किस तरह से एक्ट करती हैं। कॉमन ड्रग है आपकी पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होती हैं, आइबुप्रोफेन है, वो किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले हमें पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन कौन से होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, हम वो सब देख चुके हैं। तो यहाँ पर जब भी इनका यूज पढ़ा जाता है तो आपका कॉम्बिनेशन में यूज पढ़ा जाता है। अगर आप एक का यूज देखेंगे तो वो किसी दूसरे के साथ मिलकर कोई और रोल भी प्ले कर रहा है। अभी आपको समझ में आएगा, जैसे PGE2 और I2 का रोल बहुत जगह है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन से। सबसे पहले PGE1 और PGE2 मींस प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 और E2। ये क्या है आपके, ये पायरोजेनिक है। पायरोजेनिक का मतलब फीवर कोज करते हैं। PGE2, E1 और E2। अब आपको फीवर होता है तो आप जनरली पैरासीटामोल लेते हैं। जो पैरासीटामोल आप लेते हैं वो इन्हीं को इनहिबिट करता है, इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करता है, PGE1 और E2 को। तो आपको पैरासीटामोल का एक्शन समझ में आ गया। अब आप नसेड्स की बात करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स मींस आप आइबुप्रोफेन लेते हैं, डिस्प्रिन लेते हैं, सेराडोन लेते हैं। इन सब में कोई ना कोई आपका कॉमन एक एनाल्जेसिक होता है। अब एनाल्जेसिक किस तरह से आपका फीवर को कम कर रहा है, ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एनाल्जेसिक ड्रग लें और आपका फीवर भी कम हो जाए। उसका रीजन ये है, यहाँ पर मैंने नसेड्स लिख दिया कि आपने एनाल्जेसिक ड्रग कोई ले ली, आपने एस्प्रिन ले ली, इंडोमेथासिन ले ली, किटोरसन ले लिया, कोई भी आपने ड्रग ले ली। अब यहाँ पे आप देखेंगे PGE2 आपका पायरोजेनिक भी था और PGE2 ही आपका पेन भी कोज कर रहा है। तो इसी वजह से आप जब एनाल्जेसिक ड्रग लेते हैं तो आपको पायरोजेनिक, एंटी पायरोजेनिक एक्शन भी मिलता है और आपका फीवर जो है वो कम हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था पैरासीटामोल और एनाल्जेसिक्स को लेकर, जहां पर नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स की बात हो रही है, स्टेरॉयड की बात नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, PGE2 का हमने देख लिया यहाँ पर, इसके साथ साथ PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2। जब हम इसका रोल देखते हैं तो ये आपका पेन रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करता है मेडिएटर्स के लिए। बहुत सारे हमारे मेडिएटर्स होते हैं जो कि पेन रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करते हैं, तो ये उनमें रोल है। अब यहाँ पर हमें पता है जो ड्रग्स हैं हमारी वो नसेड्स होंगी, एनाल्जेसिक होंगी और डिक्रीज करेंगी सिंथेसिस को, PGE2 और PGI2 को। जब इनकी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है तो आपका फीवर भी कम हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है। अब यहाँ पर नसेड्स में मैं कुछ ड्रग्स के नाम लेना चाहूंगा। एस्प्रिन सुना होगा आपने, आइबुप्रोफेन सुना होगा, इंडोमेथासिन सुना होगा आपने, किटोरसन सुना होगा। बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं। आइबुप्रोफेन के साथ साथ बहुत सारी ड्रग्स आपकी उस कैटेगरी में ऐड हो जाती हैं, पेन किलर की कैटेगरी में। निम्सोलिड आपने सुना होगा, निम्सोलिड और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता था पहले, अब गवर्नमेंट ने उसे बैन किया हुआ है। तो वो आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशंस में भी आते हैं कि एक आपका पायरोजेनिक है प्रॉपरली और एक आपका एनाल्जेसिक है। तो ये आपका मेनली ड्रग्स आती हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करूंगा, उसको हम लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट आपका PGE2 और PGI2 जो यहाँ था वो ही यही है। अब PGE2 और PGI2 ये आपका वेजोडाइलेशन करते हैं। जब भी आपको पेन होता है तो वहां पर वेजोडाइलेशन हो जाता है, ये बात आपको याद रखना है। जब भी पेन होता है या कोई एलर्जी होती है तो वेजोडाइलेशन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, आप देखते हैं। तो वो हिस्टामिन की वजह से भी होता है क्योंकि हिस्टामिन भी वेजोडाइलेशन कराता है एलर्जी के केस में, और पेन में भी आपका यही होता है। अब वेजोडाइलेशन होता है, अब यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, वेजोडाइलेशन हो रहा है, बीपी अगर किसी का ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा। तो वेजोडाइलेशन हो रहा है, ये इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे लिए। यहाँ पर हमने देखा था पेन कोज हो रहा है, फीवर हो रहा है, वो भी हमारा इम्यूनोलॉजिकल तरीके से देखे तो एक पॉजिटिव इफेक्ट ही है। अब यहाँ पर वेजोडाइलेशन हो रहा है मींस अगर कहीं पर वेजो कंस्ट्रिक्शन है, अगर बीपी बढ़ा हुआ है
तो हम PGE2 या PGI2 की कोई ड्रग दे देंगे जो इसकी एनालॉग है, तो उसका बीपी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसोडाइलेशन हमारे लिए एक यूजफुल एज एन मैं कहूँगा मार्कर है जिसे हम यूज कर सकते हैं बीपी के ट्रीटमेंट के लिए। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, तो वैसोडाइलेशन यहाँ है, PGE2 और PGI2। अब PGI2 क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, PGI2 आपका इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर दिया मींस प्लेटलेट को एक जगह पर जमा नहीं होने दिया PGI2 ने। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के चांसेस थे वो कम हो जाएंगे, आपको जो स्ट्रोक हो सकता था वो कम हो जाएगा अगर PGI2 और PGE2 है। तो वैसोडाइलेशन करते हैं और इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहां तक आपने इनका यूज देख लिया। अब यहां से मैं सीधा आपको यहां लेके जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका PGE2 और PGI2 है, यहाँ पर भी आपका PGE2 और PGI2 है, ताकि आपको इनका रोल पहले क्लियर हो जाए कहाँ कहाँ है। तो हमने वैसोडाइलेशन में देख लिया। अब PGE2 और PGI2 का रोल कहाँ पर है, आपकी स्पर्म मोटेलिटी को बढ़ाता है और क्या करता है, आपका पेनिस इजैकुलेशन में जो आपका पेनिस इरेक्शन है उसको हेल्प करता है। तो स्पर्म मोटेलिटी और इंक्रीज इन एनहांसमेंट ऑफ पेनिस इरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यूज जो है PGE2 और PGI2 का किस ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो मेल्स में होता है उसमें उसके ट्रीटमेंट में हो सकता है। और इसका जो है हम PGE2 PGI2 का डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं कि हम डायरेक्ट निकालते हैं, इनकी जो एनालॉग ड्रग है हम उसका यूज करते हैं इन सारी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हम इनका यूज नहीं करते हैं, इनकी ड्रग्स का यूज करते हैं, एनालॉग्स का, एंटागोनिस्ट का हम यूज करते हैं। तो PGE2 और PGI2 स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाता है और पेनिस इरेक्शन को बढ़ाता है। अब जिस मेल में होता है कि पेनिस इरेक्शन डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उसमें इसको ट्रीटमेंट के लिए इसके एनालॉग्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका PGE2 और PGI2, अब ये क्या करता है, ये आपका डिक्रीज करता है एसिडिक सिक्रीशन को। ये एसिडिक सिक्रीशंस मेनली आपकी बढ़ जाती हैं जब आप नसेड्स लेते हैं, एनाल्जेसिक्स लेते हैं। इसलिए जब भी आपको डॉक्टर एनाल्जेसिक कोई ड्रग देता है तो उसके साथ आपको एक एंटासिड जरूर दी जाती है। उसका रीजन यही है ताकि जो आपकी एसिडिक सिक्रीशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, PGE2 PGI2 डिक्रीज एसिडिक सिक्रीशन करता है, लेकिन जब आप नसेड्स ले लेते हैं यानी एनाल्जेसिक ड्रग लेते हैं पेन किलर करने की, तो आपको नसेड्स के साथ एक एंटासिड भी दिया जाता है, यानी दर्द कम करने की दवाई के साथ आपको एक एंटासिड दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं दिया जाएगा तो आपको अल्सर हो जाएंगे पेट में और उसके लिए आपको फिर से एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। एक प्रॉपर आपका 7 दिन की किट आती है, उससे इलाज चलेगा। तो यहाँ पर आपका ये जो था PGE2 और PGI2 के जितने रोल थे वो आपका क्लियर हो गया, 1 2 3 और 4। अब बात कर लेते हैं PGF2 अल्फा और थ्रोम्बोक्सिन A2 के बारे में। थ्रोम्बोक्सिन A2 आपका एक बहुत हमारे लिए खतरनाक चीज भी है और हमारे लिए कुछ बेनिफिट भी करता है। प्लेटलेट जब हमें क्लोटिंग चाहिए होती है तो थ्रोम्बोक्सिन आपका हेल्प करता है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ही एक डेथ कॉजिंग कॉज बन सकता है। तो यहाँ पर PGF2 अल्फा और थ्रोम्बोक्सिन A2 ये हमारा वैसोकंस्ट्रिक्शन एजेंट की तरह काम करते हैं और पल्मोनरी हाइपरटेंशन करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, हमने यहाँ पर देखा था PGE2 और PGI2 वैसोडाइलेशन कर रहे थे, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहा था। अगर हम इसका एनालॉग दे दें यानी PGE2 PGI2 का कोई भी हम ड्रग दे दें जो इसकी तरह काम करती है, तो वो वैसोडाइलेशन करा देगी। तो यहाँ पर एनालॉग ऑफ PGI2 मैंने कुछ ड्रग्स का नाम लिखा है, एक का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता रहे। तो हमें PGI2 का एनालॉग देते हैं तो आपकी ड्रग यूज होती है एपोप्रोस्टेनिल, और PGE2 का देते हैं तो वो यूज होती है आपकी ट्राइपोस्टेनिल। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वैसोडाइलेशन के टाइम पर आपको ये दिया जाता है। एक बात और है, जब आपका डायलिसिस किया जाता है तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि ब्लड आपका थिक ना हो, कहीं क्लोट ना हो, ताकि डायलिसिस में दिक्कत ना आए।
तो उस टाइम पर अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले आपका एनालॉग यूज किए जाते हैं एपोप्रोस्टेनिल और ट्राइपोस्टेनिल डायलिसिस से पहले, ताकि आपका कोई किडनी पेशेंट है उसको डायलिसिस में दिक्कत ना हो, तो इसका एनालॉग यूज किया जाता है। नेक्स्ट थ्रोम्बोक्सिन A2, मैंने बता दिया था कि ये प्लेटलेट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट एग्रीगेटर है जो हमने यहाँ पर देखा था, और कॉज करता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और स्ट्रोक। अब इसको रोकता कौन है? इसको आपकी रोकते हैं कोक्स इनहिबिटर, जो साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है, स्पेशली एस्पिरिन। एस्पिरिन को एक ब्लड थिनिंग ड्रग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से JNU में पूछा था, और शायद एक आधी बार कहीं किसी और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि एस्पिरिन जो है आपका एक एनाल्जेसिक भी है और आपका एक ब्लड थिनिंग ड्रग भी है, यानी ब्लड को पतला करती है। तो इसमें आपको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और स्ट्रोक में हेल्प करती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में MI लिखा जाता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट है कि एस्पिरिन का यूज एनाल्जेसिक में भी है और आपका उसमें जो है आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं। लेकिन एस्पिरिन का एक साइड इफेक्ट भी है कि इसको आप 6 साल से कम का जो बच्चा है उसे नहीं दे सकते हैं एस्पिरिन को, और प्रेग्नेंट वुमेन में भी ये आप नहीं दे सकते हैं एस्पिरिन। नेक्स्ट PGF2 अल्फा और PGE2, ये एक बहुत बड़ा रोल है, पावरफुल यूट्राइन स्टिमुलेंट है PGE2 और PGF2 अल्फा। ये सर्विक्स राइटनिंग करते हैं, जो यानी लेबर के टाइम पर वुमेन को रिक्वायरमेंट होती है। पावरफुल यूट्राइन स्टिमुलेंट, अगर यूट्रस स्टिमुलेट होगा तो आपका जो बेबी है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और हम इसी चीज का यूज करते हैं आपके अबॉर्शन में। जो वुमेन्स आपका अबॉर्शन कराती हैं फर्स्ट फ्यू वीक में या फिर 3 वीक तक जो है, इससे इनकी जो एनालॉग्स ड्रग है उससे एब्जॉर्प्शन कराया जा सकता है, जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि यूट्रस स्टिमुलेट होता है और आपका फीटस जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपका एक अच्छे कोर्स के लिए भी यूज हो सकता है और अबॉर्शन के लिए भी यूज होता है। तो PGF2 अल्फा और PGE2 इनकी एनालॉग्स रख दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है आपकी मिजोप्रोस्टोल, ये अल्सर में भी यूज होती है एज एन प्रोटेक्टिव एजेंट, जो नसेड की वजह से कोज होते हैं। मैंने यहाँ बताया था आपको, नसेड के साथ एक एंटासिड दिया जाता है। अगर आपको अल्सर हो जाते हैं तो एक ये ड्रग भी यूज होती है, लेकिन पहले ये देखा जाता है कि कोई वुमन है तो वो प्रेग्नेंट ना हो। तो फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ, यानी आप एबॉर्शन करा सकते हैं पहले फ्यू वीक्स में, तो आपको मिजोप्रोस्टोल के साथ बहुत सारी और ड्रग हैं, मेथोट्रेक्सेट, मिफोप्रोस्टोल, तो वो सारी यूज एक कॉम्बिनेशन में होकर यूज होता है, और इंट्रावेनसली मेनली ये ड्रग्स जो हैं वो यूज होती हैं। टैबलेट भी आते हैं लेकिन इंट्रावेनसली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एक और आपका यूज है PGF2 का, ये आपका ग्लूकोमा में है, क्योंकि ये जो आपका इंटरऑक्यूलर प्रेशर है जो ग्लूकोमा में बढ़ जाता है उसको कम करता है। तो यहाँ पर डिक्रीज करते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर आपका PGF2 अल्फा, और इसकी एक ड्रग है जो एनालॉग है लेंसोप्रोस्ट, ये यूज होती है। बहुत सारी ड्रग आती है, लेंसोप्रोस्ट, कार्बोप्रोस्ट, बाइनोप्रोस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा ये यूज होती है आपकी ग्लूकोमा में। तो इतना आपने देख लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैंने पेन की बात करी थी। अब पेन भी बहुत तरीके के होते हैं, हम अलग अलग पेन किलर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डिस्मेनोरिया की बात करें, मीन्स जिन वुमेन्स को यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर पेन होता है तो आप किसी केमिस्ट से जाते हैं या घर में रखी हुई कोई पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन सबसे प्रेफर्ड जो ड्रग बताई गई है वो आपकी मिफामेनिक एसिड है। यह आपकी ड्रग है जो डिस्मेनोरिया यानी जो पेनफुल आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ये ड्रग का यूज किया जाता है पेन को कम करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और जनरल हेल्थ के लिए भी एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने एक चीज डिस्कस नहीं करी है इसमें, ल्यूकोट्राइन्स C4, D4, B4, ये सब मेनली इनका होता है C4, D4 का यूज होता है, और आपका B4 ये आपका कीमोटैक्टिक एजेंट है और ये आपके वैसोकंस्ट्रिक्शन है। अब इनके लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं वो आपने सुना होगा मोंटेल्यूकास्ट। ये मोनली अस्थमा के पेशेंट्स को, या जब आपको जुकाम खांसी हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और एक आपकी ड्रग आती है ज़ाफिरल्यूकास्ट। अब तो बहुत सारे इसमें साइड्स ऐड हो गए हैं, लेकिन लास्ट में जो वर्ड है आपको ल्यूकास्ट ही मिलता है, जो आपका C4 और D4 को इनहिबिट करता है। ये मेनली आपको
अस्थमेटिक पेशेंट में दिया जाता है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट रोल है। और एस्पिरिन को कभी भी आप अस्थमा के पेशेंट को नहीं दे सकते, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स थे, एक्शन थे और ड्रग्स थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।